चंदगान कारवां गाड़ी मैंने 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला ली है। ये गाड़ी मैंने अक्टूबर 2021 में ख़रीदी थी और आज अक्टूबर 2024 है। 3 साल का अरसा इस गाड़ी को मेरे पास हो गया। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की मीटर रीडिंग चेक करवा दूँ। ये आप देख लें, 55,185 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। कि जब मैंने गाड़ी ख़रीदी तो तकरीबन 10-12 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद मेरी निगाह कूलेंट पे पड़ी। जब मैंने इसका कूलेंट चेक किया तो उस वक़्त इसका जो कूलेंट था वो रस्ट पकड़ चुका था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि ऐसे कुछ जंग वाला पानी हो। तो मुझे इसकी फ़िक्र हुई कि अभी तो गाड़ी इतना चली भी नहीं और ये कूलेंट के साथ क्या कहानी हुई। वो कूलेंट इस काबिल नहीं था कि उस कूलेंट के भरोसे से गाड़ी चलाई जा सके। जो 10-12 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ही रस्ट पकड़ गया, उस कूलेंट का क्या मियार होगा, क्या क्वालिटी होगी। तो फिर मैंने इसके अंदर एक अच्छे वाला कूलेंट गाड़ी में डाला, जिसकी चलत कम से कम 1 लाख किलोमीटर तो आंखें बंद करके है। ये कूलेंट डाला मैंने गाड़ी के अंदर। ये सुजुकी कंपनी का कूलेंट है। सुजुकी का हो, टोयोटा का हो, होंडा का हो, ये प्री मिक्स्ड होते हैं, इनको मिक्स नहीं करना पड़ता। जब आप ये ख़रीदेंगे डब्बा, बस आपने इसकी सील खोलनी है और डब्बे को कूलेंट वाले कुप्पे में पलट देना है। इस कूलेंट की चलत कम से कम 1 लाख किलोमीटर तो है ही है। 1.5 लाख भी चल जाता है, 1.25 लाख भी चल जाता है, 1.25 लाख भी चल जाता है। ये डिपेंड करता है फिर आपके रेडिएटर की कंडीशन पे, कि जैसी उसकी कंडीशन होगी उसके हिसाब से इसकी चलत होगी। तो ये कूलेंट थोड़ा कॉस्टली है, महंगा है। ये मुझे उस दौर में 5,000 रुपये में पड़ा था। इसके 7 डब्बे मैंने ख़रीदे थे, उसमें से 6.5 डब्बे यूज़ हुए हैं और आधा डब्बा ये बचा हुआ है। आज के दौर में अगर आप ये कूलेंट ख़रीदें तो ये 1,600 रुपये का एक डब्बा है। तो 7 डब्बों का आप हिसाब लगा लें कि ये कितना महंगा पड़ता है। बहरहाल ये एक अच्छा कूलेंट है, इसके भरोसे गाड़ी चलाई जा सकती है। और दूसरे नंबर पे जो इस गाड़ी का काम निकला वो इसका अल्टरनेटर का था, जनरेटर का। इस वक्त जो आप जनरेटर देख रहे हैं, ये गाड़ी का अपना ओरिजिनल जनरेटर नहीं है। ये गाड़ी का आफ्टर मार्केट डला हुआ जनरेटर है। इसका ओरिजिनल जनरेटर और प्लस जनरेटर की ब्रैकेट वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इस गाड़ी का ओरिजिनल जनरेटर, जो कि 10 से 12 हज़ार किलोमीटर चला है। और इसके अंदर जो ख़राबी हुई वो इसकी ये रिले ख़राब हो गई। ये रिले मार्केट से मिल नहीं रही थी कहीं से। सिर्फ इस रिले के ना मिलने की वजह से मुझे इसका जनरेटर चेंज करना पड़ा। ये इसकी जनरेटर की और एसी की ब्रैकेट है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको वेल्ड करवाया है। पहली मरतबा ये यहाँ से वेल्ड हुई, यहाँ से क्रैक हो गई थी। ये दोनों नक्के अपनी जगह छोड़ चुके थे। इससे जनरेटर की ग्रिप अनबैलेंस हो गई थी और वो टेढ़ा होकर चल रहा था, जो किसी वक्त भी टूट के लटक सकता था। तो फिर इसको यहाँ से वेल्ड करवाया। उसके बाद ये गाड़ी तकरीबन 5-7 हज़ार किलोमीटर चली या 10,000 किलोमीटर चली। उसके बाद दैन दोबारा फिर इसका यहाँ से नक्का क्रैक हो गया इस जगह से। फिर इसको वेल्ड करवाया, लेकिन इसको वेल्ड करवाने के बाद चूँकि ये 2 जगह से क्रैक हो गई थी, अपनी जगह छोड़ चुकी थी, अपनी ओरिजिनल फिटिंग से ये आउट हो चुकी थी। तो यहाँ से वेल्ड करवाने के बाद इसके नट बोल्ट लगाते वक्त प्रॉब्लम हुई, तो उसमें मेरा जहन मुतमईन नहीं हुआ और मैंने इसको नया डाल दिया। उस वक़्त ये मुझे एसी की ब्रैकेट मिली थी तकरीबन कोई कंपनी से 5500 रुपये की। ये एक लोहे का टुकड़ा मुझे कंपनी से 5500 रुपये का मिला। और ये जनरेटर मुझे 2 मरतबा चेंज करना पड़ा। उस 2 मरतबा मैंने इस जनरेटर को चेंज करवाया। पहली मरतबा जो इसका जनरेटर ख़राब हुआ उस वक़्त ये जुम्मे का दिन था और हमारे मुल्तान सिटी में जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है, शॉप्स इतनी ओपन नहीं होती मैकेनिकल वर्क्स की, ओवरऑल छुट्टी होती है। तो एक शॉप ओपन थी, मैंने वहाँ से ख़रीदा। तो वो उसने मुझे कह के दिया कि आप बेफ़िक्र हो जाएं, इस गाड़ी में डालें आप, ये बेहतरीन रहेगा, बेहतरीन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस वक़्त खैर वो डाल दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, चल पड़ी और फिर उसने हमें तंग भी नहीं किया। तो वो मेरा उस वक़्त चूँकि मैंने सवात जाना था तो हमारा ट्रिप तैयार था, बल्कि गाड़ी के अंदर सब लोग बैठे थे, सामान डिग्गी में पड़ा हुआ था और हर एक एक्साइट था कि जाने के लिए कि बस निकल रहे हैं। और अचानक मौके पे ये जनरेटर का मसला सामने आया। तो फिर वो जैसे तैसे करके उस वक़्त मौके पे वो जनरेटर चेंज तो करवा लिया, लेकिन वो जनरेटर कामयाब नहीं हुआ। तो कुछ अरसे के बाद वो जनरेटर जो है वो तंग करने लगा। जब मैं इसका गाड़ी का एसी ऑन करता था और रात के टाइम, और ज़ाहिर बात है रात के टाइम गाड़ी की लाइट्स भी ऑन होंगी और एसी चलेगा तो यानी कि मुकम्मल गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स हैं
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं गाड़ी के, सब वर्किंग में आएंगे। तो जैसे वो रात के टाइम एसी ऑन किया और गाड़ी की लाइट्स वगैरह ऑन की, तो वो जनरेटर जो है वो काम करना छोड़ गया, गाड़ी झटके लेने लगी। तो फिर दोबारा जनरेटर मैंने चेक करवाया, तो फिर एक भाई साहब ने, यहाँ पे हमारे सिटी में एक शॉप है, तो उनसे मेरी बात हुई, कहते इस तरह के केस हमारे पास आते रहते हैं इन गाड़ियों के, तो हम ये वाला जनरेटर जाना प्रेफर करते हैं कि आप ये वाला जनरेटर डालो। ये जनरेटर वो बता रहा था कि 80 एम्पेयर से शुरू होता है। ये देखें, ये 80 एम्पेयर से ये इसके ऊपर मेंशन है, 80 एम्पेयर। तो चूँकि गाड़ी का जनरेटर को 70 एम्पेयर की ज़रूरत थी और ये 80 एम्पेयर का जनरेटर है, तो ये जब से मैंने गाड़ी में डाला है उस वक्त से ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया गाड़ी के अंदर। और मेरा ख्याल है कि ये जो जनरेटर है ये किसी यूरो गाड़ी का निकला हुआ है या किसी बड़ी गाड़ी का निकला हुआ है, छोटी गाड़ी का ये जनरेटर नहीं है, और ना छोटी गाड़ी का जनरेटर इस गाड़ी में डलता है। और अगर ज़बरदस्ती अगर आप जनरेटर डाल भी दें छोटी गाड़ी का, तो उसका फिर ये होगा कि उसके साथ कुछ चीज़ें काम करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं काम करेंगी, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत ही नहीं होगी जो उसको झील सके। 40,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी के चारों टायर ही फारिग हो गए थे, स्टेपनी के अलावा। स्टेपनी इस्तेमाल ही नहीं हुई, कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। और जो मैंने गाड़ी के अंदर टायर दोबारा डाले, वो फिर दोबारा अगेन मैंने इसी को रिपीट किया, इसी कंपनी के डाले। इस केस में भी ऐसा ही था कि ये जब टायर इसके फारिग हुए तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसके मतलब कोई रिसर्च करता कि कौन सा टायर गाड़ी में डालना चाहिए, कौन सा बेहतर है, कौन सा, तो वो उसका टाइम ही नहीं था, कोई मौका ऐसा था। तो फिर मैंने ये टायर जो है ना, ये मार्केट से ख़रीदे, उसी कंपनी के टायर, ये हैदा कंपनी के टायर आते हैं गाड़ी के साथ स्टॉक। तो इसमें मुझे डालने का एक ये था कि मुझे ये पता है कि इसके पहले टायर 40,000 किलोमीटर चले हैं, तो ये भी उम्मीद है कि 40,000 किलोमीटर तक साथ निभा जाएंगे। और जो इसका ओरिजिनल टायर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ओरिजिनल टायर है जो गाड़ी के अंदर से निकला 40,000 किलोमीटर चलने के बाद। और टायर की कंडीशन आप देख लें, इसकी गुड्डियाँ आपको दिखने में तो लग रही हैं कि ये 50% यूज़ हुआ है, अभी 50% बाकी हैं इसकी गुड्डियाँ। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी जो ऊपर वाली ये गुड्डी है, जब ये इस गाड़ी के टायर में जब हवा का प्रेशर फुल होता है, तो ये ऊपर वाली गुड्डियाँ हाथ लगाने से नरम नरम फील होती हैं। और जो टायर बदलने की नौबत आई, जहाँ से मुझे पता चला कि ये टायर फारिग हो गए हैं, गाड़ी 100 की स्पीड में जा रही थी, तो गाड़ी के टायर का इतना पार्ट जो है, इतना टुकड़ा, वो चलते चलते उखड़ गया, पिछले टायर का, रियर टायर का। जब वो उखड़ा तो उसका नुकसान क्या हुआ कि एक आवाज़ आई उसके उखड़ने की, और उसके साथ ये जो फ्लैपर है, ये कीचड़ मैट, इसको मड फ्लैपर भी कहते हैं, ये टूट गया। और ये अल्लाह का शुक्र है कि उस मौके के ऊपर गाड़ी का टायर नहीं फटा या कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो फिर जब मैंने घर आके उसका मुकम्मल जायज़ा लिया, चारों टायर देखे, तो वो चारों टायर इसके फारिग हो गए थे। तो इसलिए मुझे ये चारों टायर चेंज करने पड़े। आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं और हैदा कंपनी के टायर आपको मिले हैं, जो टायर इस गाड़ी के अंदर डले हुए हैं, तो इनकी चलत 40,000 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा के टायर चलने वाले नहीं हैं। उसके बाद एक और काम मैंने गाड़ी में करवाया, इसका जो पिछला हिस्सा है लीफ स्प्रिंग वाला, जिसको कमानी बोलते हैं, ये कमानियों के पटे इसके बैठ गए थे, दब गए थे। उसकी वजह से गाड़ी की पिछली सस्पेंशन जो है वो ख़त्म हो गई थी, और ज़रा सा भी कोई खड्डा, जंप या स्पीड ब्रेकर से गाड़ी गुजरती थी, तो पीछे बैठे जो पिछली रोड में 3rd रो में जो लोग बैठने वाले थे, उनका सर छत से टकराता था। फिर मैंने इसको रिपेयर करवाया। उसमें इस केस में उसने कमानियाँ खोली हैं, और इसके जो कमानी के पट्टे थे, इनकी जो लाइनें आउट थी, उनको हथौड़े की ज़रबे लगा कर सीधा किया और धन ग्रीस वगैरह दे के इसको फिट कर दिया। उसके बाद से इसका जो सिस्टम है सस्पेंशन का, वो वैसा ही हो गया जैसा ये नई गाड़ी का था। तो ये वाला काम मैंने गाड़ी के अंदर करवाया 30,000 किलोमीटर के बाद। एक और मामला गाड़ी में चल रहा है एसी का। एसी के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं तो एसी वैसे तो ओवरऑल ठीक काम कर रहा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से, कूलिंग के हिसाब से। लेकिन मसला ये चल रहा है कि इसके जो एसी के वेंट हैं ये, और यहाँ पीछे वाले, क्योंकि यहाँ से तो मुझे नज़र नहीं आता इसके अंदर क्या चल रहा है, ये सामने है आँखों के। तो इसके अंदर जो ये कोयले हैं, अंदर बारीक बारीक कोयले हैं, सुराख हैं, उनके ऊपर बर्फ़ जमने लग जाती है। बर्फ़ जमने की वजह से ब्लोअर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। ब्लोअर यहाँ से हवा को सक नहीं कर सकता, ठंडी हवा को, तो वो नॉर्मली हवा फेंकता रहता है, उससे गाड़ी की अंदर कूलिंग कम हो जाती है। यहाँ पे बर्फ़ जमने की वजह से ब्लोअर को काम करने का सही मौका नहीं मिलता, और वो अंदर अपनी कूलिंग पूरी नहीं कर सकता। और ऐसा कब होता है,
जब इसका एसी ट्रिप ना हो टाइम पे। और एसी क्यों नहीं ट्रिप होता, उसकी वजह मैकेनिकों ने बताई है कि इसके अंदर एक बेलो नाम का पुर्जा होता है एसी के अंदर, वो ख़राब है। वो कभी तो ट्रिप करवाता है, कभी ट्रिप नहीं करवाता। और जब वो ट्रिप करवाता है तो उस वक़्त एसी ठीक वर्क करता है। और जब वो एसी के कंप्रेसर को ट्रिप ना करवाए तो फिर यहाँ बर्फ़ जमने लग जाती है। तो उसका फिर मैंने यही किया हुआ है कि हाथ से यहाँ से मैनुअली एसी को मैं 2-3 मिनट के बाद खुद ही ट्रिप करवा देता हूँ। मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब कूलिंग कम हो रही है गाड़ी के अंदर। थोड़ी देर के लिए एसी को ट्रिप करवाता हूँ तो वो बर्फ़ पिघल जाती है जो कोयलों पे जमी हुई है। उसके बाद दोबारा जब यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ तो फिर सही वर्किंग करने लग जाता है। लेकिन ये सब निज़ाम ऑटोमेटिक होना चाहिए गाड़ी के अंदर, जो प्रॉपर तरीका है। अगर मैं उस बेलो को चेंज करवाता हूँ तो उसका मसला ये है कि एक तो बेलो बाहर निकलेगी, गाड़ी की ओरिजिनल गैस निकल जाएगी जो इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो वो भी कोई नहीं उसमें ख़ास प्रॉब्लम, वो भी मैंने करवाना तो है ही है काम। एक और वजह भी है कि इसका कंप्रेसर भी आवाज़ देता है। कंप्रेसर आवाज़ देने की वजह से गाड़ी में डिस्टर्बेंस होती है। ड्राइवर को वाज़ेह फ़ील होता है कि गाड़ी का एसी ऑन हुआ है, जबकि उसमें जब कंप्रेसर आवाज़ नहीं दे रहा था, कंप्रेसर ठीक काम कर रहा था, तो उस वक़्त जब कंप्रेसर ऑन होता था तो गाड़ी के अंदर फ़ील ही नहीं होता था कि गाड़ी के अंदर एसी ऑन हुआ है। अब वाज़ेह एक आवाज़ महसूस होती है या हल्की सी गुड़गुड़ाहट महसूस होती है, तो वो कंप्रेसर भी इसका जा रहा है। मुझे एसी के टेक्नीशियन ने बताया है कि आपकी गाड़ी का कंप्रेसर भी नया डलने वाला है। तो जब तक ये कंप्रेसर चल रहा है उस वक्त तक ये बेलो भी चल रही है, और जब मैंने इसका कंप्रेसर चेंज किया तो इसकी बेलो भी मैंने डलवा लूँगा और ये नुक्स ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक डिस्टर्बेंस है एसी की तरफ से गाड़ी के अंदर जो चल रही है साथ साथ। और बाकी अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गाड़ी की एसी की कूलिंग सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। जो इस लीक के गाड़ी से बंदा तवक्को नहीं कर सकता कि 1000 सीसी गाड़ी का इंजन इतनी अच्छी कूलिंग दे। गाड़ी की एसी की कूलिंग अच्छी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन जो नुक्स है वो है। और ये गाड़ी के अंदर जो नुक्स पड़ा, ये 20,000 किलोमीटर के बाद ही पड़ गया था। उसके बाद से अब ये 30,000 35,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। ये ऐसे ही चली है 30-35,000 किलोमीटर पर। इसको मैं मैनुअली हाथ से ट्रिप करवा देता हूँ ताकि ये कंप्रेसर ओवर वर्किंग ना करे। कंप्रेसर की ओवर वर्किंग करने की वजह से इसकी ओवर कूलिंग ना हो या कोयलों के ऊपर बर्फ़ ना जमे। तो जो काम कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक करवाना है बेलो से, वो मैं मैनुअली हाथ से करवा रहा हूँ। बस ये एक मुझे डिस्टर्बेंस है इस गाड़ी में कंप्रेसर के हवाले से। बाकी है कंप्रेसर का नुक्स चेंज तो करना ही करना है। तो वो जब जाम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या हो सकता है उसका कोई नक्का ही टूट गया, उसके ऊपर एक हल्का सा क्रैक भी आ रहा है, उसकी वजह यही है कि जो एसी जनरेटर वाली ब्रैकेट है वो, उसका मसला तो खैर शुरू से ही चल रहा है जनरेटर का। और सिर्फ जनरेटर का मसला नहीं चल रहा, मैंने आपको बताया भी है कि जनरेटर चेंज करवा लिया है। अब जनरेटर जिस जगह के ऊपर फिट है, जिस ब्रैकेट के ऊपर, उस ब्रैकेट का भी मसला चल रहा है। वो ब्रैकेट भी जो है ना, वो कुछ दिनों के बाद कुछ किलोमीटर के बाद जो है ना कमज़ोर होकर वो उसके नक्के क्रैक होने लग जाते हैं। या एक और नुक्स इसका सामने आया कि इसका जो ये सेंट्रल लॉकिंग का बटन है, मास्टर बटन ड्राइविंग साइड का, इसकी गन ख़राब हो गई जो इसको ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ करवाती है। तो वो गन यहाँ पे होती है इस गत्ते के पीछे, ख़राब हुई। मैंने कंपनी से पता किया, उसका रेट बहुत हाई था। फिर मैंने बाहर ओपन मार्केट से ये गन ख़रीदी यूनिवर्सल, वो मेरे ख्याल 450 रुपये की मिली उस वक्त में। तो ये ख़राब हुई थी जब गाड़ी ये तकरीबन 20-25 हज़ार किलोमीटर चली थी, तब की बात है। वो फिर मैंने मोटर लेके इसमें डाली। वो मोटर चूँकि जो इसमें ओरिजिनल डली हुई थी वो निकल नहीं सकती थी। अगर वो निकलती तो अगली मोटर उसके हिसाब से मैच करके फिट ना होती। तो बहरहाल जैसे कैसे करके टेक्नीशियन ने ऑल्ट्रेशन करके इसमें डाली। लेकिन उसका नुक्स ये सामने आया कि ये देख लें आप कि ये एक स्क्रू इसका ये और एक स्क्रू ये, जो दिखने में बुरा महसूस होता है। अगर कोई इस तरफ ध्यान करे तो उसको पता लग जाएगा कि ये कोई चीज़ आफ्टर मार्केट यहाँ लगी हुई है या इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। लेकिन वो गन ठीक काम कर रही है, काम चल गया। लेकिन ये नुक्स इसके अंदर रह गया गाड़ी के अंदर, ये आपके सामने है। एक और नुक्स इसका सामने आया कि इसकी जो ये असम्बली है, इसको आम लोकल ज़बान में डंडे भी बोलते हैं। तो जब ये लाइट्स ऑन होती हैं तो लो बीम में तो ठीक है, जैसे हम इसकी हाई बीम ऑन करते हैं, ये देखें मैंने इसको हाई बीम पे करके छोड़ा, अब साथ लो बीम भी ऑन है और हाई बीम भी ऑन है। ये आप देख लें, क्योंकि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक इसके जो सिस्टम है अंदर का, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स हैं वो अंदर से हीट होके फैल गए हैं और आपस में मिक्स हो गए हैं।
लेकिन वो सही तरीके से आपस में मिक्स नहीं हुए। बस वो ये ऐसा है कि वो एक बॉर्डर लाइन पे हैं, बस कभी तो वो ठीक से काम करते हैं और कभी ठीक से काम नहीं करते। कुछ मिला जुला सा इसके अंदर कोई नुक्स है। ये मैंने डंडी पता की है, तो बहुत महंगी है, कॉस्टली है, लेकिन अभी ये फ़िलहाल चल रही है, गुजारा कर रही है, तो मैं भी इसको चला रहा हूँ। और ये क्यों ख़राब हुई, उसकी ख़राब होने की वजह कि इसकी जो ओरिजिनल स्टॉक लाइट्स आई थी गाड़ी के साथ, जो हेलोजन बल्ब थे, उनके साथ इन्होंने रिले या कटआउट वगैरह नहीं दिया हुआ था। लेकिन जो नीचे वाली फॉग लाइट्स हैं उसके साथ ओरिजिनली कटआउट मौजूद है। जो इसकी हेड लाइट्स हैं इनके साथ कटआउट मौजूद नहीं था। ओवर करंट आने की वजह से, अल्टरनेटर की तरफ से ज़्यादा करंट आने की वजह से, या बैटरी की तरफ से ज़्यादा कम करंट आने की वजह से वो पॉइंट आपस में मिल गए। और ये पहला नुक्स उस वक्त सामने आया जब मैंने गाड़ी पार्क की और इसकी लाइट्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ही खुद ही ऑन हो गई। मैंने इसमें देखा, मैंने कहा ये क्या कहानी बनी, अभी तो मैं गाड़ी को लॉक करके आया हूँ, तो लाइट किसने ऑन की हैं। जब जाकर देखा तो लाइट्स इसकी ऑफ ही हैं वहाँ से असम्बली से, लेकिन वो पॉइंट आपस में मिलने की वजह से यहाँ पे लाइटें ऑन हो गई। तो फिर खैर बहरहाल मैंने उस वक्त इसके अंदर कटआउट डलवा लिया। उस वक्त इसमें हेलोजन बल्ब थे, अब तो इसमें हैवी एलईडीज डली हुई हैं। टोटल जो गाड़ी का जो फ्रंट है, फ्रंट के अंदर जितने भी ये बल्ब हैं, इन बल्बों में मैं एलईडीज़ में शिफ्ट हो चुका हूँ कि इसकी लो बीम हाई बीम दोनों के अंदर एलईडीज़ हैं। पार्किंग बल्ब के अंदर एलईडी है, फॉग लाइट के अंदर एलईडी है। सिर्फ इसका जो ये इंडिकेटर है ये हेलोजन बल्ब है, ये मैंने चेंज नहीं किया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इसकी अपनी ब्राइटनेस भी अच्छी थी। और बाकी एक और भी है इसके अंदर, ये शायद आप देख रहे हो, आपको दाग नज़र आए, ये एक दाग से हैं पानी के इस स्क्रीन के ऊपर अंदर वाली साइड पे। ये कहीं ना कहीं से एयर लेती है, तो उस एयर लेने की वजह से सर्दियों के मौसम में जब कोहरा पड़ता है या शदीद बारिश होती है, ठंड के अंदर कूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या बर्फ़बारी के इलाके में जैसे ये लाइक नथिया गली और इस टाइप के मरी टाइप के इलाके हैं, जब वहाँ मैं जाता हूँ सर्दियों के दिनों में, तो इसके अंदर फोग जम जाती है यहाँ पे आगे, ऐसे जैसे ऐसा फील होता है जैसे आगे ना ये धुंधला हो गया है, यहाँ पानी पानी से इकट्ठा हो जाता है। तो ये उस पानी के दाग है यहाँ पे जो पड़े हुए हैं, ये जो आप शायद देख रहे हैं, आपको वीडियो में शायद नज़र आए या हो सकता है ना नज़र आए। तो बहरहाल इसके अंदर यहाँ पे शीशे के अंदर दाग मौजूद है। उसकी वजह यही बताई है मैकेनिकों ने कि इसके ये यहाँ से एयर ले रही है इस जगह से। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप इसको लाइट को खोलो, खोल के आप इसको दोबारा सील पैक करके पैक कर दो। यहाँ पे कुछ भी आपने कोई गम वगैरह या कुछ रोशन लगाना है आप, वो कहते हैं खोलने का मसला नहीं है, ये भी ओरिजिनल है, ठीक है खोल देंगे हम, लेकिन खोलने के बाद ये दोबारा अपनी जगह पे एज टू एज फिट होकर नहीं बैठेगी। जो इस वक्त ये एज टू एज फिट होके अपनी अपनी जगह पे इसके एक एक नक्का बैठा हुआ है। तो वो बता रहे थे कि इसके जो नक्के हैं वो बारीक है और लाइटों की निस्बत। वो कुछ और गाड़ियों के भी मिसालें दे रहे थे कि कुछ और 2-3 गाड़ियाँ और भी ऐसी हैं जो मार्केट में टॉप ब्रांड हैं, चल रहे हैं, लेकिन उनकी लाइटें भी जो है ना वो इसी टाइप की हैं कि अगर उनको एक मरतबा खोल लिया जाए तो वो दोबारा सही अपने मामलात में बैठती नहीं है। तो फिर इस वजह से मैंने इसको खुलवा के ये दाग ये साफ़ नहीं करवाया, वरना मेरा इरादा था कि मैं इसको साफ़ करवा लूँ, लिहाजा मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया। और अगर यही कंपनी यहाँ पे कटआउट रिले दे देती, इन लाइटों पे एक्स्ट्रा बर्डन ना आता या एक्स्ट्रा ज़ोर ना पड़ता, तो वो कभी भी वो असम्बली ना जलती या कोई और नुकसान गाड़ी में हो सकता है। गाड़ी की वायरिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है, वायरिंग पिघल सकती है, गाड़ी में आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है खुदा ना खास्ता। लेकिन वो एक कंपनी का एक नुक्स है जो मैंने आपको बता दिया कि उसके उन्होंने कटआउट नहीं दिया यहाँ पे, और फॉग लाइट्स में नीचे कटआउट दिया, जबकि यहाँ कटआउट देने इसके तो मेरे ख्याल जो बल्ब हैं हेलोजन वो 30-35 वाट के हैं, और जो इसके हेडलाइटों के बल्ब हैं ये तो 50-50 55-55 वाट का एक बल्ब है। एक हाई बीम में एक लो बीम में, ये 100 वाट तो ये बनते हैं, 100 वाट ये बनते हैं। तो यहाँ तो मस्ट था कि वो कटआउट या रिले वगैरह देते ताकि ये नुकसान ना होता। बहरहाल अभी जब तक ये असम्बली चल रही, अब तो मैंने कटआउट लगवा ली है इसके अंदर, अब जब तक ये असम्बली चल रही है तो मैं इसको चलाऊँगा। इसका नुक्स बस यही है कि ये कभी कभार हाई लो बीम इकट्ठी ऑन कर देती है, लेकिन जब मैं अकेली लो बीम ऑन करता हूँ उस वक्त नहीं, उस वक्त अकेली लो बीम ही ऑन होती है। और जब मैं इसको डिम्बर मारता हूँ यानी कि इसको ऊपर करता हूँ, हाई बीम खोलता हूँ, तो अकेली हाई बीम ऑन होती है। लेकिन ये सिर्फ इस केस में ऐसा होता है जब मैं इसकी हाई बीम को ऑन करूँ तो साथ में लो बीम ऑन रहती है। ये नुक्स है इसके अंदर, जो बहरहाल एक नुक्स तो है, गाड़ी में अच्छा तो नहीं लगता इस तरह का नुक्स। तो अभी ये फ़िलहाल ये मेरी बजट से बाहर है, जैसे ये मेरी बजट में आई तो इसको फिर मैं चेंज करवा लूँगा। है ये कास्टली, महंगी है। तो ये था चंगान कारवां गाड़ी का यूज़र एक्सपीरियंस रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है,
इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी।